प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद करीम आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। आप अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हमेशा खुश होकर रहें। क्लास 6 की सोशल स्टडी हम पढ़ रहे थे और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था, चौथे चैप्टर में चल रहे थे, जिसमें हमने कुछ हिस्सा मूवमेंट ऑफ द अर्थ का पढ़ लिया था और उसके बाद हिस्सा कुछ रहता था, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ तक हम पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डे एंड नाइट। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे एंड नाइट्स। डे एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। कहते हैं कि जो दिन और रातें होती हैं वो ज़मीन की मूवमेंट की वजह से, रोटेशन घूमने की वजह से जो है बनते हैं। लेट अस मेक एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ डेज एंड नाइट आर कॉज्ड। कहते हैं आओ आज हम आपको बताते हैं कि ये दिन और रातें कैसे बदलते हैं। टर्न ग्लोब स्लोली फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। You will notice that the part of the globe which come in front of the lamp is lit up and that which turns away from it is drowned in darkness। ये कहते हैं कि आप अपने स्कूल का एक ग्लोब लें, स्कूल के ग्लोब को क्या करें, एक हिस्सा उसका, यानी कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा दूंगा आप लोगों को कि आप तस्वीर का उसका जो ग्लोब का एक हिस्सा है उसको आप लाइट के सामने करें और क्या करेंगे, फिर आप क्या देखेंगे कि जो हिस्सा है उसका ग्लोब का, फॉर एग्जांपल इसको आप ग्लोब तस्लीम कर लें, तो एक हिस्सा ग्लोब का जो लाइट के सामने होगा वो तो रोशन होगा, जबकि जो लाइट से दूर होगा उसमें क्या होगा, अंधेरा होगा। तो ज़मीन का भी इसी तरीके से होता है कि ज़मीन का जो हिस्सा सूरज को फेस कर रहा होता है तो उस हिस्से में रोशनी होती है और वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है उस हिस्से में जो है रात होती है और अंधेरा होता है। The above experiment explains how days and night are caused by the rotation of the earth from west to east in front of the sun। और कहते हैं कि ऊपर वाले जो हम एक्सपेरिमेंट आपको बताया उन्होंने बता दिया कि ये दिन और रातें कैसे वजूद में आते हैं या कैसे बनते रहते हैं और सूरज जो है इससे ईस्ट से वेस्ट की तरफ कैसे चलता रहता है। Thus one of the earth always faces the sun and one half is always away from it। और कहते हैं कि बस ये समझ लें कि सूरज का जो ज़मीन का एक हिस्सा जो है वो सूरज का हमेशा मुकाबला कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है, और एक हिस्सा जो है सूरज से दूर होता है। बस यानी जब जो हिस्सा सूरज को फेस कर रहा होता है वहाँ रोशनी होगी और दिन होगा, और जो हिस्सा ज़मीन का सूरज से दूर होगा वहाँ अंधेरा होगा और रात होगी। Moreover, every part of the earth comes turned by the turn in front of the sun। और कहते हैं कि मज़ीद ये कि ज़मीन का हर हिस्सा बारी बारी से जो है सूरज के सामने आता रहता है। Faces it for some time and then goes into darkness। और फिर जो हिस्सा उसको सूरज को फेस कर रहा होता है जहाँ रोशनी होती है, फिर वो जो है दोबारा उसके सूरज के अपोजिट में चला जाता है, वहाँ दोबारा जो है अंधेरा हो जाता है। The part of the earth facing the sun has the day and the part of in the dark has the night। और जो सूरज का ज़मीन का रोशनी वाला तरफ होगा उसमें क्या होगी, दिन होगा, और जो अंधेरे वाला तरफ होगा उसमें रात होगी। Thus rotation of the earth causes day and night। बस ये तय हुआ कि ज़मीन की रोटेशन ही सूरज की सामने आने और सामने से हट जाने की वजह से ही जो है आपके दिन और रातें वजूद में आती हैं। As the earth takes about 24,000 hours in completing its turn around the axis, the duration of one day and one night is also 24 hours। और कहते हैं चूँकि ये जो ज़मीन है तकरीबन अपनी ये गर्दिश पूरा करने में तकरीबन 24 घंटे लेती है, तो उसकी अपनी, हाँ अलबत्ता ये मैं मुतवज्जा करता चलूँ कि ये जो 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है वो उसके एक्सिस के दरमियान में होता है, ना कि सूरज के दरमियान। द ड्यूरेशन ऑफ वन डे एंड वन नाइट इज़ आल्सो 24 ईयर्स। अब चूँकि उसका चक्कर 24 घंटे में पूरा होता है तो फिर उसका दिन और रात का जो दौरानिया है वो भी 24 घंटे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। द अदर मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। ज़मीन की एक और हरकत है जिसे आप रिवोल्यूशन कह सकते हैं। लाइक ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम द अर्थ आल्सो मूव अराउंड द सन। कहते हैं सूरज के दूसरे प्लैनेट्स की तरह जो ज़मीन है वो भी सूरज के गिर्द घूमती रहती है। दिस मोशन ऑफ द अर्थ is called revolution or annual motion of the
अर्थ। अब इस ज़मीन के घूमने को आप क्या कह सकते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कह सकते हैं या एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ, जैसे कि सालाना। ये मज़ीद बताएंगे कि यानी ये चक्कर इसका साल में एक बार पूरा होता है। द अर्थ टेक्स 1 year और approximately 365 days and 6 hours to complete its 1 revolution। और ये जो ज़मीन है तकरीबन ये अपना चक्कर सूरज के गिर्द पूरा करने में 1 साल या तकरीबन 365 दिन और 6 घंटे लेती है। The path on which the earth moves around the sun is not a circle but slightly egg-shaped। हाँ, कहते हैं कि जो ज़मीन जिस समत में या जिस तरफ में या जिस शेप में घूमती है वो कोई गोल शेप नहीं है, जैसे ज़मीन एक ग्लोब की तरह हमने तस्वीरों में देखी है। कहते हैं वो जिस दायरे में ज़मीन घूमती है वो एक अंडे की शक्ल का दायरा है। ये मैंने पहले बताया कि इससे जो पहले वाली मूवमेंट थी वो 24 घंटे वाली थी, उसे आप जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ कह सकते थे। और ये जो है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी ये इसको आपने क्योंकि दूसरा नाम भी दिया है, इसका दूसरा नाम एनुअल मोशन, कि एनुअल मोशन यानी वही सालाना मूवमेंट वगैरह जिसे आप कह सकते हैं। दिस पाथ इज़ रनिंग, ये हम पढ़ रहे हैं, दिस पाथ आर रिंग इज़ कॉल्ड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। और जो ये शेप जिस शेप में ज़मीन घूमती रहती है, जो मैंने बताया कि अंडे की शेप में होता है, इसको आप क्या कह सकते हैं, ऑर्बिट ऑफ द अर्थ कह सकते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट वर्टिकल और एट राइट एंगल 90 डिग्री द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। कहते हैं कि ये जो ज़मीन की एंगल है वो वर्टिकल नहीं है, या जो है ये 90 ड्यूरेशन है, या जो उसके रिवॉल्व करने की जगह है वो हमेशा एक ही जगह पर, एक ही पाथ पर नहीं रहती है। ठीक, मज़ीद फरमाते हैं कि बट दिस इज़ नॉट द केस। कहते हैं इस तरह बल्कि नहीं है। वी एक्सपीरियंस चेंज इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स एज वेल एज इन द सीजन ऑफ द ईयर। कहते हैं जबकि हम देखते हैं कि दिन और रात की जो औकात हैं वो बदलते रहते हैं। मैंने जैसे बताया कि कभी दिन छोटे, कभी रातें छोटी, कभी दिन बड़े, कभी रातें बड़ी। दिस इज़ बिकॉज द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 66 1/2 द प्लेन ऑफ द अर्थ इज़ अर्थ's ऑर्बिट। और कहते हैं कि ये इसी वजह से है कि जो ज़मीन की एक्सिस है वो तकरीबन जिस एंगल पर है वो 66 और 1/2 एंगल पर हैं, जो कि ज़मीन के ऑर्बिट पर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और लास्ट टॉपिक, द राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि कभी जो है सूर्य की किरणें या सूरज की शुआएँ हैं वो ज़मीन पर डायरेक्ट पड़ने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर भी हाई होने लगते हैं और गर्मी शुरू होने लगती है। एट दिस आवर ऑफ द डे द टेम्परेचर इज़ आल्सो रिलेटिवली हाई। और आप जानते हैं कि जब सूरज बिल्कुल ज़मीन के सामने और ज़मीन बिल्कुल सूरज को सामने से ही फेस कर रही है बिल्कुल पीछे, तो वहाँ टेम्परेचर का हाई होना भी लाजमी बात है। इन द आफ्टरनून एज द सन डिक्लाइंस द रेज अगेन गेट स्लांटिंग एंड द शेडो ग्रो लॉन्गर विद द रिजल्ट दैट द टेम्परेचर आल्सो गोज डाउन। और फिर कहते हैं दोपहर के बाद जब सूरज वापस पलटना शुरू होता है यानी गुरूब होना शुरू होता है, तो आप देखते हैं कि साए बड़े हो जाना शुरू हो जाते हैं और जो टेम्परेचर है वो भी डाउन होना शुरू हो जाता है। It is hot in summer because in this part of the year the rays of the sun fall vertically for a long time। और कहते हैं कि जो गर्मियां हैं यानी गर्मियों में हमारे पास गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। उसकी वजह ये होती है कि सूरज की वो जो शुआएँ होती हैं वो ज़्यादा टाइम यानी ज़्यादा वक्त सूरज की शुआएँ जब ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो ज़्यादा वक्त वर्टिकली आती हैं। इन विंटर इट इज़ cold because the rays are very much slanting and the sun shines for a shorter time। और कहते हैं कि ये जो सूरज में सर्दियों में जो सूरज का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। उसकी वजह ये है कि उसकी जो ज़्यादातर शुआएँ होती हैं वो तो तिरछी जो है तरफ से आती हैं यानी ज़मीन पर, और दूसरी वजह ये है कि दिन छोटे होते हैं तो सूरज जो है वो ज़्यादा वक्त उधर ज़मीन को फेस नहीं करता या ज़मीन ज़्यादा वक्त सूरज को फेस नहीं करता, बहुत ही कम टाइम सूरज रहता है, तो इस वजह से वहाँ सर्दी रहती है। द रेज ऑफ द सन आर ऑलमोस्ट वर्टिकल ऑन द इक्वेटर। हाँ, इक्वेटर पर अलबत्ता कहते हैं कि वहाँ वर्टिकली हमेशा ही वर्टिकल रहते हैं। दैट इज़ वाई देयर आर लोकेटेड नियर द इक्वेटर आर वेरी हॉट ऑल द ईयर अराउंड। कहते हैं कि इसी वजह से जो इलाके इसके इक्वेटर के करीब होते हैं वहाँ पूरा का पूरा साल जो है ज़्यादा गर्मी रहती है। एज वी गो नॉर्थ और साउथ of the equator the sun rays grow more and more slanting and the temperature also gradually drops। और कहते हैं जब हम जो है नॉर्थ में या साउथ में चले जाएं
تو جو وہاں سورج کی شعاعیں ہیں وہ جو ہے سلانٹ لیں گی، یعنی وہی ترچھی نگاہ، یعنی بالکل ڈائریکٹلی نہیں، ترچھے حساب سے جو ہے اس طرح زمین کی طرف آئیں گی، اور جس کی وجہ سے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پھر ٹیمپریچر بھی لو ہوگا، جب ٹیمپریچر لو ہوگا تو ظاہر ہے سردی ہوگی۔ اٹ از ایکسٹریملی کولڈ ایٹ دا نارتھ پول اینڈ دا ساؤتھ پول، اور کہتے ہیں کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول پر بالکل ہی جو ہے بہت زیادہ سردی پائی جاتی ہے۔ ڈو یو نو وائی دا ورٹیکل ریز آر ہاٹر دین دا سلانٹنگ ریز؟ یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ جو ورٹیکل ریز ہیں وہ کیوں زیادہ گرم ہیں، اور جو سلانٹنگ یعنی جو ترچھی ریزز آ رہی ہیں وہ کیوں اتنی جو ہیں ٹھنڈی ہیں یا زیادہ گرم نہیں ہیں؟ اٹ از بیکاز آف دا فالوئنگ ریزنس۔ اب وہ سبب بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو ورٹیکل ریز ہیں جب وہ زمین پر پڑتی ہیں تو وہ گرم ہوتی ہیں، اور جو سلانٹنگ ریز ہیں وہ زمین پر پڑتی ہیں تو وہ اتنی زیادہ گرم نہیں ہوتی۔ کیا اسباب ہیں وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے vertical rays cover less distance to reach the surface of the earth so they lose less heat، اور کہتے ہیں کہ جو vertical rays ہوتی ہیں وہ بہت ہی کم ڈسٹنس جو ہے طے کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنی جو ہیٹ ہے وہ زیادہ تر کھو دیتی ہیں۔ The slanting rays on the other hand cover more distance and therefore lose more heating during their journey، اور جبکہ جو آپ کی یہ ریز سلانٹنگ ریز وہ زیادہ سفر طے کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زیادہ ہیٹ لے دیتی ہیں سفر کے دوران۔ دوسری ہے ایز دا ورٹیکل ریز کور لیس ڈسٹینس تھرو دا ایٹماسفیئر دے کیم اکراس فیور ڈسٹ پارٹیکلس اینڈ سو لیس ہیٹ از ایبزارب بائی دیز پارٹیکلس، اور کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو ورٹیکل ریز ہوتی ہیں وہ زمین پر پڑتی ہیں، زمین کے پارٹیکلس پر زیادہ تر، تو زمین کے جو وہ پارٹیکلس ہوتے ہیں وہ گرم ہو جاتے ہیں اور وہ ہیٹ کو کیا کرتے ہیں ایبزارب کرتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ دس ورٹیکل ریز کین ہیٹ اپ دا ارتھ مور کوئکلی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زمین پر جو ورٹیکل ریز ہوتی ہیں بہت زیادہ تیزی سے گرمی کو پھیلا سکتے ہیں۔ دا سلانٹنگ ریز آن دا ادر ہینڈ میٹ اے لارجر نمبر آف the dust particles which absorb a lot of heat, thus the slanting rays are less hot by the time they reach the surface of the earth، اور کہتے ہیں کہ جب کہ جو سلانٹنگ ریز ہیں وہ اتنے زیادہ نمبر میں، یعنی زیادہ نمبر کے بہت ہی زیادہ ریت کے پارٹیکلز کے ساتھ نہیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کو اتنا جلدی گرم نہیں کر سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا ٹائم بھی جو ہوتا ہے، کہ صبح سے جب سورج نکلتا ہے تو زمین پر پہنچتے انہیں ٹائم لگ جاتا ہے، یعنی بنسبت ورٹیکل ریزز کے وہ تھوڑا لیٹ سے پہنچتی ہیں۔ دا ورٹیکل ریز کور اے اسمالر ایریا دین اینڈ دے ایزیلی ہیٹ اٹ اپ، اور کہتے ہیں کہ جو ورٹیکل ریزز ہوتی ہیں وہ ایک چھوٹے سے ایریا میں، یعنی زمین کے چھوٹے سے حصے میں پڑتی ہیں اور اسی حصے کو جو ہے فوراً گرم کر دیتی ہیں۔ دا سلانٹنگ ریز آن دا ادر ہینڈ اسپریڈ اوور اے لارج ایریا اینڈ دیئر فور ٹیک لانگر ٹائم ٹو ہیٹ اٹ، جبکہ جو سلانٹنگ ریزز ہوتی ہیں وہ زمین کے ایک اچھے خاصے احاطے کو گھیر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اس زیادہ ایریے کو گرم کرنے میں۔ سو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے لیے انتظار کریں، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔